हेडिंग डालिए ग्रेविटेशन। देखो ये वर्ड तो तुम्हें डिक्शनरी में भी मिल जाएगा। ग्रेविटेशन का मतलब ग्रेविटी का मतलब कोई चीज अगर अट्रैक्ट करती है तो हम कहते हैं कि यार उस चीज में बहुत ज्यादा ग्रेविटी है। सिंपल सी बात है। या यूं कहे कि आपको ना रसगुल्ले बहुत पसंद है तो आप बोलोगे यार रसगुल्लों की ग्रेविटी से मैं बच नहीं पाता, मतलब मेरे को उतना ज्यादा उससे अट्रैक्शन फील करता है। तो वर्ड का बेसिक मीनिंग होता है अट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं साइंस में। साइंस में हम ग्रेविटेशन का मतलब मानते हैं कि एक ऐसा फील्ड जो कि किसी ना किसी मास के थ्रू जनरेट होता है। अगर कहीं पर मास है तो उसका ग्रेविटेशन फील्ड भी होता है, पहली चीज। और न्यूटन के सर के ऊपर जब सेब गिरा था तो उसने ये चीज सोची थी कि ये जो एप्पल गिरा है ये नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया, साइड में क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं गया। तो वहां से फिर उसने ये पता करा कि जिस जगह पर वो बैठा है उस जगह को वो अर्थ बोलता है। तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा होने की वजह से अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड बहुत ज्यादा है, अर्थ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो नीचे की तरफ गिरा है। तो यहां से ये इस कहानी की शुरुआत हुई थी और फिर न्यूटन ने उसकी स्टडी करके एक लॉ दिया था जिसको उसने बोला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसने इस वर्ड को भी यूज करा था यूनिवर्सल लॉ। बात करेंगे क्यों कहा था इसने। न्यूटन कहता है कि इस दुनिया में हर वो चीज जिसमें मास है, इस दुनिया में हर वो चीज जिसमें मास है, इस दुनिया की हर उस चीज को जिसमें मास है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मतलब ये कि अगर मैं यहां पे बैठा हूं तो मैं यहां बैठे बैठे कैटरीना कैफ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूं और कैटरीना कैफ भी मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। मैं यहां से बैठा बैठा जेनी काइलर समझते ना, उसको अपनी कैटी पेरी को भी मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूं। समझ रहे हो, इतनी बड़ी ताकत है मुझमें और वो भी मुझे, उसमें भी मास है। तो इस दुनिया की हर वो चीज जिसमें मास है, इस दुनिया की हर उस चीज को जिसमें मास है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इस अट्रैक्शन फोर्स को बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। न्यूटन ने बोला कि ये इस पर अपनी तरफ अट्रैक्शन लगा रहा है। और न्यूटन का थर्ड लॉ तो याद ही होगा आपको, कोई भी लॉ, एक फोर्स सिंगल नहीं लगता है, तो बदले में को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। न्यूटन कहता है कि ये दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। कहता है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मासेस। यानी कि जिसका मास ज्यादा है वो ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लगाता है, और अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है तो ये फोर्स उनकी डिस्टेंस के साथ साथ स्क्वायर के हिसाब से कम हो जाता है। तब उसने इन दोनों इक्वेशन को जोड़ा और जब उसने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो उसने एक कांस्टेंट लगाया। इस कांस्टेंट की वैल्यू उसने एक्सपेरिमेंटली पता करी थी और इसको सिंबल दे दिया था g, और ये बन गया आपके पास फॉर्मूला। और g को उसने जी, अब देखो बात यह है कि अब आप कह रहे हो कि सर अगर आप कैटरीना कैफ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो तो वो आके चिपक क्यों नहीं जाती। ये बड़ी चीज है। अगर मैं यहां पे बैठा बैठा किसी को अट्रैक्ट कर रहा हूं, इस दुनिया में ये जितने भी मास है सब मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे, कैमरा, लाइट, पंखा सब मेरे से चिपक जाना चाहिए। इसकी वजह क्या है, इसकी वैल्यू, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैसे निकाला मैंने, मैं बताता हूं। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर।
तो जी हो गया F इंटू आर स्क्वायर, M1 M2 फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर स्क्वायर, मास इंटू मास किलोग्राम का स्क्वायर। क्लियर? बना लीजिए। 6.67 इंटू 10 की पावर -11। आपको पता है ये 10 की पावर -11 कितनी छोटी क्वांटिटी है? 10 की पावर -11 को आप कह सकते हो 1/10 की पावर 11, यानी कि 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सोचो इस फोर्स को ये कितने गुना कम कर देता होगा। इसीलिए इस पूरे यूनिवर्स का जहां तक हमें पता है सबसे वीक फोर्स माना जाता है ग्रेविटेशन फोर्स। नोट लिखिए, नोट लिखिए। द हाँ नहीं, उसकी बात बताऊंगा तो कभी तो आए, ठीक है। इसके लिए लिखिए द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट does not depends on medium. The value of gravitational constant does not depends on medium. दूसरी बात लिखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स is the weakest force in nature. हाँ मतलब अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट को आप हवा में रखोगे तो भी उतना ही फोर्स लगेगा, पानी में रखोगे तो भी उतना ही फोर्स लगेगा, मार्स पे ले जाओ तो भी उतना फोर्स, स्पेसशिप में ले जाओ तो भी उतना फोर्स। इसीलिए जी को इसने बोला है यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्स में कहीं भी ले जाओ कोई फर्क नहीं, वो वाली बात कह रहा था मैं। क्वेश्चन लिखिए, अगर सपोज करो ये आपके पास अर्थ है, अर्थ का मास 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम के आसपास होता है जहां तक होता है। ये आपके पास मून है, मून का मास होता है 7.4 10 की पावर 22 किलोग्राम, और अगर इनके बीच की डिस्टेंस 3.84 10 की पावर 5 किलोमीटर हो, तो फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स। बिटवीन देम ट्राई कीजिए। क्या पूछ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इधर देख ले पहले, जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11। लग गया? m क्या है? मास। अगर मैं इसको m1 मान लूं तो ये मेरे लिए m2 हो जाएगा। तो इसका मास कितना है? 6 इंटू 10 की पावर 24। m2 उसका मल्टीप्लाई करो 7.4 10 की पावर 22 अपॉन r क्या है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये रही। किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में, और इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। क्लियर है? अब मैथ से इतना आपको पता है या नहीं पता है कि 10 की पावर 2 अगर नीचे गया तो 10 की पावर -2 हो जाता है, और ये ऊपर गया तो 10 की पावर 2 हो जाता है। अब इसके बाद मेरा कोई रोल नहीं, इसके बाद आपके मैथ्स वाले सर का रोल है। अगर मैं 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4, नीचे की तरफ 3.85 इंटू 3.85 दो बार लिख देता हूं क्योंकि स्क्वायर है ना। अब क्या बचा ऊपर? 10 की पावर -11। हाँ बेटा 84 लिख लो, हाँ सॉरी, हाँ। अब ये क्या है? 10 की पावर -11, 10 की पावर 22, 10 की पावर 24, यही तो है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? 10 की पावर 11, 10 की पावर 24, 10 की पावर 22, इन सबको ऐड करोगे, बेस सेम है तो 22 में से 11 हटा दो, 11 बचा, 11 इसमें जोड़ दो, 10 की पावर
35 आ गया। तो ऊपर को सोल्व करके 10 की पावर 35 आ गया, नीचे 10 की 5, 10 की पावर 3, 10 की पावर 8 और इसका स्क्वायर 10 की पावर 16, तो नीचे हो गया 10 की पावर 16। अब ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको सोल्व कर लेना और इसको सोल्व करना, आंसर आ जाएगा आपके पास 2.02 इंटू 10 की पावर 20। फोर्स है इसलिए न्यूटन लगा दिया, खत्म हो गया। अब ये लॉ कई चीजों को एक्सप्लेन करता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम देखें तो अर्थ के चारों ओर मून घूमता है। ध्यान से समझना, कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होती है, ठीक है। और इस वेलोसिटी से इस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है mv²r, जिसको आप बोलते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका मतलब है कि मून को इस अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते समय बाहर की तरफ एक फोर्स लगता ही लगता है। तो ऐसा होना चाहिए कि मून को दूर चला जाना चाहिए हमारी अर्थ से, लेकिन ये नहीं जाता। इसका मतलब निश्चय ही इस पर एक ऐसा फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ जिसकी वैल्यू इसके बराबर है, क्योंकि अगर उसकी वैल्यू इससे ज्यादा हुई तो ये मून को अर्थ पे गिर जाना चाहिए। वो एग्जैक्टली इसके बराबर है। ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशन फोर्स, जो हमने अभी अभी निकाला 10 की पावर 22। यही वो फोर्स था जो हमने निकाला अर्थ और मून के बीच में। ये क्या करता है? इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैंसिल करके रखता है। अगर ये फोर्स लगना, इधर देख ले, अगर ये फोर्स लगना बंद हो गया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से मून अपने ऑर्बिट को छोड़ करके भाग जाएगा। तो एक ये वजह है। दूसरा, मून ही क्यों, आप सन की बात करो, सन के चारों ओर जितने भी प्लेनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो, सबके सब अपने चारों ओर घूम रहे हैं। इन सब पे बाहर की तरफ एक ना एक फोर्स लगना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सबके सब निकल जाने चाहिए, लेकिन इन सबको भी अर्थ ने, ये सन ने ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स से अपनी तरफ खींच रखा है। तो हर एक प्लेनेट जो है अर्थ के बंध रहा है, अर्थ बोलता हूं, सन से बंधा हुआ है। और ये फोर्स इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को उसी तरह से कैंसिल करता है जैसे हमारी अर्थ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है। सो यू कह सकते हो ग्रेविटेशनल force is responsible for the existence of our solar system। इस केस में ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ सन प्रोवाइड रिक्वायर्ड। अब समझिए, इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए एक और फोर्स चाहिए था। वो फोर्स हमने बोला ये सेंटर की तरफ लगता है, इसलिए इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो बेटा, अगर मैं बेसिक पे जाऊं तो बेसिक ये कहता है, समझना, कि कोई भी चीज सर्कल में अगर घूमती है v वेलोसिटी से, तो इस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। इस फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²r और इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। तो ये बाहर चला जाना चाहिए, बट ये बाहर नहीं जा रहा है। अगर घूम रहा है तो ये तो निश्चय ही इसको सेंटर की तरफ कोई ना कोई खींच रहा होगा, और इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स।
अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? अगर इसको मैंने रस्सी से बांध करके घुमा रहा हूं तो रस्सी में जो टेंशन आ रही है, दैट टेंशन फोर्स, तो अगर मैंने इसको रस्सी से बांध करके घुमाया, एक पत्थर को रस्सी से बांध करके घुमा रहा हूं, तो रस्सी में जो टेंशन फोर्स लगेगी वो टेंशन फोर्स विल एक्ट लाइक ए सेंट्रीपिटल फोर्स एंड बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन अगर ये कोई एटम है तो प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच प्लस माइनस का जो फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है will act like a centripetal force and will cancel the centrifugal force। अगर ये अर्थ और मून है तो कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स। तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स खुद कुछ नहीं होता है। अभी जैसे मैं बात करूं कि प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, कभी नरेंद्र मोदी एज ए प्रधानमंत्री वर्कआउट कर रहा है, कभी इंदिरा गांधी कर रही है, कभी अटल बिहारी वाजपेयी कर रहा है, कभी जवाहरलाल नेहरू ने करा था। तो वही है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, बट ये कौन प्रोवाइड करेगा डिपेंड करता है। रस्सी का भी कर सकता है, अगर आपने रस्सी से बांध के घुमा रखा है, प्लस माइनस चार्ज का कोई सिस्टम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काउंट कर लेगा, और अगर मासेस का है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कर लेगा, अगर मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फोर्स भी कर सकता है। तो हमारे पास जितने भी फोर्स हैं वो फोर्स इस सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या होता है? इसको अपने पाथ पे घुमाना। क्यों? क्योंकि इस पर हमेशा एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होता है, जिसकी वजह से ये पाथ छोड़ करके बाहर निकल सकता है, तो उसके बराबर का ये फोर्स लगना चाहिए। इस केस में ये सबकी इच्छा है कि बाहर चले जाए, लेकिन सन इसको अपनी तरफ खींचता है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन of planets around the sun। यहां पे भी निकल जाता, बट यहां पर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून इज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। लिखिए सब, कोई भी फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर सकता है। रस्सी का टेंशन फोर्स हो, प्लस माइनस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, व्हाटएवर। ये प्लस और माइनस बताया, मतलब अगर ये मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ये प्लस माइनस है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। रस्सी मैंने बनाई नहीं, वरना टेंशन फोर्स, मैग्नेट बना देता तो मैग्नेटिक फोर्स। चलिए अब देखिए, ये बॉल है, इस बॉल को मैं ऊपर फेंकता हूं तो नीचे भी आ रही है। मैंने फेंकी ऊपर, नीचे क्यों आई? अर्थ खींच रहा है। यानी कि अगर हम अर्थ पर हैं तो इसकी भी जिम्मेदारी किस पर है? ग्रेविटेशन फोर्स की। अब समझिए, सपोज करो ये अर्थ है, अर्थ का मास 10 की पावर 21 किलोग्राम के आसपास था, हमने अभी भी पढ़ा था। ये मैं हूं, मेरा मास मान लो 65 किलोग्राम का। यह है कैटरीना कैफ। मैं कैटरीना कैफ कैसे बनाऊं? व्हाटएवर, मेरे से यहां दिल्ली से बॉम्बे की डिस्टेंस में मान लो 1000 किलोमीटर है, तो मैं कैटरीना कैफ को खींच रहा हूं। कैटरीना कैफ का वजन मान लो, मैंने उस दिन गोद में उठाया था, कितने की थी वो? 60 किलो मान लो। अब अगर मैं बोलूं कि मैं इसको खींच रहा हूं, तो मैं कैटरीना कैफ को जिस फोर्स से खींचूंगा उसकी वैल्यू होगी G, M1, M2 और 1000 का स्क्वायर। क्लियर? ये मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूं और वो बेचारी भी मुझे खींच रही है। हाँ, आसपास सलमान खान और विकी कौशल भी हैं, उनको मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, हो सकता है वो भी हो, रणवीर। बट दिक्कत क्या है हम दोनों की मोहब्बत में कि ये अर्थ, मम्मी मेरी,
अर्थ मुझे अपनी तरफ खींचती है। अर्थ का मास कैटरीना कैफ के मास का 10 की पावर 21 टाइम्स है, और इसकी मम्मी इसको खींच रही है। तो ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स इस फोर्स से बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं खींच नहीं रहा उसकी तरफ, न वो मेरी तरफ खींच रही है। क्यों? क्योंकि अर्थ हमें बहुत ज्यादा फोर्स से खींच रही है। अर्थ का मास ज्यादा है। अगर अर्थ का मास 2 किलो हो जाए, देखो क्या तुरंत आएगी ये लड़की। दूसरा, मैं यहां से उछलता हूं 1 मीटर, बट अर्थ मुझे वापस खींच लेती है। अगर अर्थ में ये ताकत नहीं होती तो एक बार उछलूं सीधे जुपिटर। तो ये वजह होती है कि हम लोग अर्थ पर ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिंग एवरीवन ऑन द प्लैनेट ऑफ ऑन द सरफेस, दैट इज व्हाई वी आर देयर। तो दूसरी बात ये, ब्लर हो गई तेरी, ब्लर होगी, सबकी नहीं हुई होगी। देखिए सबकी हो गई क्या परी? स्क्रीन कैसी आ रही है? हाँ देखो, हाँ लिखिए इसको। ग्रेविटेशनल फोर्स बाइंड्स अस टू द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स बाइंड्स अस टू द अर्थ, बाइंड अस टू द अर्थ। इवन आप ये देखना, मून का मास कितना था? 10 की पावर 22। कितना था? इसका था 10 की पावर 24 और मून का था 22। सुनो 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 सुनो, एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको। अब आप सपोज करो आप अर्थ की जगह मून पर हो, ये 10 की पावर 24 है, ये 10 की पावर 22 है, 21 है, हाँ 22 है, और पूरा मास कितना है इसका? 7 पॉइंट और 6 है ना, ये 6 है और ये 7 है। कितना है? 2 जीरो का फर्क है, प्लस मून का साइज भी छोटा है, इसलिए मून का ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से कम होगा। कहते हैं अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 आता है, जिसको हम 10 मान लेते हैं, याद है ना, तो मून का आता है 10/6। मून का कितना आता है? अभी मैं जस्ट एक बता रहा हूं आपको नॉलेज वाली बात, कि अर्थ का जो खींचने वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 10 है, तो मून का 10/6 आता है, यानी कि मून कम खींच रहा है। अगर मैं यहां पर 1 मीटर उछलता हूं और 1 मीटर उछल करके जमीन पे आ रहा हूं, तो वहां पर मैं इसी फोर्स से उछलूंगा तो 6 गुना ज्यादा उछल पाऊंगा, 6 मीटर तक जाऊंगा। इसीलिए मून पर आप बिल्कुल ऐसा नहीं चल सकते जैसे हम यहां चलते हैं, क्योंकि यहां पे हम क्या करते हैं, जमीन को धक्का मार करके तो चलते हैं, ये धक्का मार करके तो चलते हैं, तो उस हल्के से धक्के से आप उछल जाओगे, क्योंकि मून की ग्रेविटी क्या है? कम है, तो आप आराम से यूं उछलते उछलते चलोगे वहां पे। तो ये सब ग्रेविटी का कमाल है। आइए और समझो अगली इंपॉर्टेंस। अर्थ के ऊपर ओशन है। जब मून अर्थ के चारों ओर घूमता है तो रात को मून अर्थ के काफी करीब आ जाता है। तो जब मून अर्थ के काफी करीब आता है तो इस पानी पर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, तो पानी ऊपर की तरफ उछलता है इस तरह से। ये अर्थ खींच है, हाँ, तो बट क्या अर्थ भी खींच रहा है, तो उछल करके पानी वहां तो चला ही जाएगा। तो फिर जैसे ही इसको उठाता है, और उठाता ही अभी ज्यादा नहीं उठा पा रहा क्योंकि अर्थ खींच रही है, फिर पानी नीचे आ जाता है। तो पानी छपाक से जब नीचे गिरता है तो फिर टाइड्स बनती है। तो टाइड्स क्यों बनती है? फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स इज ड्यू टू ग्रेविटेशन, attraction of moon। इसमें ही मून का योगदान है।
अब इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ग्रेविटी 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 इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।